हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और जापान अपने दो मिसाइल डिफेंस वॉरशिप को जो है बिल्ड करेगा। देखो, पहली बात तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ऑलरेडी जापान पे जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था कि जापान अपनी नेवी अपनी फोर्सेस को जो है बिल्कुल यहाँ पे एक्सपांड नहीं करेगा। लेकिन अब जापान ने एक मेजर डिसीजन लिया है कि ये यहाँ पे दो नए मिसाइल डिफेंस वॉरशिप है उनको जो है यहाँ पे डेवलप करने वाला है। देखो, अभी तक ये न्यूज़ आई है, हालांकि ऐसा अभी तो सिर्फ यहाँ पे न्यूज़ आई है, अभी तो इस पे बहुत सारे देशों के यहाँ पे रिएक्शन भी आएंगे। अमेरिका भी जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे बोलेगा। ये वॉर जोन का आर्टिकल भी है, जापान प्लान्स जाइंट मिसाइल डिफेंस वॉरशिप इट्स लार्जेस्ट पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू सरफेस कॉम्पिटेंट। देखो, आज के समय जिस तरीके की आपको जो है सिचुएशन देखने को मिलेगी ना, मतलब चाइना कंटिन्यूसली यहाँ पे एग्रेसिव बिहेव करता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जापान जो है अपने जो जाइंट मिसाइल डिफेंस शिप है उनको जो है डेवलप करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। देखो, पहली बात तो आपको यहाँ पे जापान के बारे में भी समझना होगा। जापान बहुत ही डेडलीस्ट कंट्री है। आप अगर पहले हिस्ट्री में पढ़ोगे ना, तो जापान ने इतना अत्याचार किया है चाइना के ऊपर जिसकी कोई भी हद नहीं है। जी हाँ, आप पूरी हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ लेना, आपको जो है बिल्कुल यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और देखो, वर्ल्ड वॉर टू के समय आपको पता होगा कि जापान ने किस तरीके से बॉम्बिंग करी थी। और इस पे एक और आर्टिकल है, जापान नेवी चीनी नौसेना की ताकत से घबराया, जापान विश्व युद्ध की पाबंदियों को तोड़ के बनाएगा मिसाइल डिफेंस वॉरशिप। देखो, आज के समय जापान की नीड भी है, क्योंकि जापान को कहीं ना कहीं अब ये भी लगने लगा है कि यूएसए कितनी यहाँ पे हेल्प करेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, तब यूक्रेन की कितनी अमेरिका ने मदद करी है ये पूरी दुनिया यहाँ पे देख रही है। और इन सबको देखते हुए जो भी अमेरिका के एलाइज है ना, वो आज समय बहुत ज्यादा यहाँ पे घबरा रहे हैं कि कल को कोई देश हम पे अटैक कर देगा तो अमेरिका जो है पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, आपको जो है काफी कुछ जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in यह हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हो। ना देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा यहाँ पे हिस्ट्री पे चलते हैं, जो कहानी जो है हमको पूरी पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देखो, पहले क्या था, उस जमाने में जब वर्ल्ड वॉर वन यहाँ पे चल रहा था तो जापान का एम्पायर था। अब जापान क्या करता था, अपने एम्पायर को अपने टेरिटरी को यहाँ पे एक्सपेंड करता था। वर्ल्ड वॉर वन के समय 1931 में जापान क्या करता है, इन्वेड करता है मंचूरिया, जो कि चाइना का यहाँ पे रीजन है, नॉर्थ ईस्ट चाइना में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये इन्वेड करता है। इसके साथ साथ तो चाइनीज की टेरिटरी रही जेहोल, उसको भी 1933 में 1936 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है पूरी तरीके से यहाँ पे एक्वायर कर लिया। इनर मंगोलिया में भी जो है जापान ने एक पपेट स्टेट जो है यहाँ पे बना लिया था। अब होता क्या है कि वर्ल्ड वॉर वन यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर टू की बारी यहाँ पे आती है। वर्ल्ड वॉर टू जो है 1939 से 1945 तक यहाँ पे चला। और मेजरली वर्ल्ड वॉर टू में आपको दो अलायंस देखने को मिलेंगे। एक तरफ तो एक्सिस पावर थी, एक तरफ अलाइड पावर्स थी। एक तरफ आपको मिलेगा जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ था ब्रिटेन, यूएसएसआर, इसके साथ साथ यूएसए। ये सब देश आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, होता यहाँ पे क्या है कि उस जमाने में जापान भी काफी पावरफुल था, और जर्मनी आपको पता ही है किस तरीके से यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि हम जो है पूरे तरीके से हिटलर था उस समय, तो वो चाहता ही था कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा एरिया को यहाँ पे कब्जा लें। अब होता क्या है कि 1941 में यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के बीच में यहाँ पे नेगोशिएशन जो है शुरू होते हैं। हालांकि देखो, अमेरिका का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं, अमेरिका तो वॉर में यहाँ पे आ भी नहीं रहा था। और देखो, कहीं ना कहीं अमेरिका यही कोशिश कर रहा था कि जापान से रिलेशन जो है बिल्कुल यहाँ पे इंप्रूव हो जाए, और जो चाइना में इन्होंने वॉर डिक्लेयर करके रखी है उसको जो है ये यहाँ पे खत्म करें और रिलेशन को जो है यहाँ पे एक्सपांड किया जाए। लेकिन जापान यहाँ पे बात मानता नहीं है। 7 दिसंबर 1941 को जो जापान है वो ब्रिटिश और अमेरिका की जो होल्डिंग्स थी ना, उन पे यहाँ पे अटैक करना शुरू कर देता है। बेसिकली सेंट्रल पैसिफिक के साउथ ईस्ट एशिया पे अटैक करना शुरू कर देता है। और इसी समय अमेरिका की जो फ्लीट्स रही पर्ल हार्बर पे, फिलीपींस पे, गुआम, वेक आइलैंड, इसके अलावा मालिया, इन सब जगह पे जो है अटैक करना शुरू कर देता है। और पर्ल हार्बर का जो अटैक है वो बिल्कुल आपको पता होगा, कई सारे जो प्लेन्स है वो जापान ने यहाँ पे भेजे थे और कारपेट बॉम्बिंग करी थी। मतलब बहुत सारे जो वॉरशिप्स हैं वो यहाँ पे उड़ा दिए, और कई सारे जो सैनिक है वो यहाँ पे मारे गए अमेरिका के ना। इन सबको देखते हुए अमेरिका क्या करता है, एट लास्ट अमेरिका आखिर में जो है न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करता है, एटॉमिक बम जो है गिराता है। और देखो, अमेरिका ने पहले यहाँ पे वार्निंग भी दी थी कि भैया देखो सरेंडर कर दो अपने आप को, लेकिन अमेरिका ने यहाँ पे सरेंडर नहीं किया। वर्ल्ड वॉर टू में एटॉमिक बम जब यहाँ पे गिरे ना हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो फाइनली जो है जापान यहाँ पे ये डिक्लेयर करता है कि हाँ भाई, हम जो है सरेंडर यहाँ पे कर रहे हैं। और नेशनल रेडियो में एड्रेस किया गया 15 अगस्त को, जो एम्परर हैं हिरोहितो, वो यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि जापान सरेंडर कर रहा है।
और बिल्कुल जापान जो है अब वर्ल्ड वॉर टू में बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, और इसी के तहत वर्ल्ड वॉर टू जो है पूरे तरीके से यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन जापान के ऊपर कई सारी पाबंदियां भी यहाँ पे लगाई जाती हैं। तो कुछ पाबंदियां यहाँ पे ऐसी थी कि जापान अपनी फोर्सेस को यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकता, इसके अलावा वो अपनी मिलिट्री भी यहाँ पे नहीं रखेगा, छोटी मोटी आर्मी वो यहाँ पे रखेगा, बेसिकली जो उनकी जो उनकी देश है उनको गार्ड करने के लिए, यहाँ पे मैरीटाइम बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए वो छोटी फोर्सेस यहाँ पे रख सकता है, लेकिन वो प्रॉपर मिलिट्री और नेवी को जो है डेवलप नहीं कर सकता। और देखो, अगर आप जापान की नेवी भी यहाँ पे देखोगे ना, तो पहले ये जापान की नेवी हुआ करती थी, जिसको आज समय जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस यहाँ पे कहा जाता है। और ये बेसिकली जापान की जो नेवी है उसकी यहाँ पे एक ब्रांच है। और पहले के ज़माने में ये थी इंपीरियल जापानीज नेवी, तो इसको IJN कहा जाता था वर्ल्ड वॉर टू के समय। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू यहाँ पे ख़त्म हो गया, जापान ने सरेंडर किया, तो इन्होंने अपनी इंपीरियल जो जापानीज नेवी है उसको पूरे तरीके से यहाँ पे क्या किया, डिसमेंटल कर दिया। और इसमें आपको अभी करीब 154 शिप, 346 एयरक्राफ्ट, 550,000 पर्सनल जो है आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जापान के पास उतनी बड़ी नेवी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली ये जो है अपने आप को सेल्फ गार्ड करने के लिए इतनी फोर्सेज यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो है इन पे सैंक्शन भी लगाए थे कि भाई आप जो है आर्मी यहाँ पे नहीं रख पाओगे। इस वजह से इन्होंने अपनी आर्मी को जो और नेवी को जो है पूरे तरीके से यहाँ पे डेवलप नहीं किया। और देखो, आर्टिकल 9 जो है जापान के संविधान का, वो ये भी कहता है कि जापान जो है अपनी मिलिट्री को यहाँ पे बिल्कुल भी डेवलप नहीं करेगा। इसके साथ साथ पब्लिक डिबेट भी हुई 2000 में कि भाई अब जो है आर्टिकल 9 को हमको जो है संविधान से डिलीट करना है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना का एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, कल को ये ताइवान पे हमला कर देगा, उसके बाद जापान का जो है यहाँ पे नंबर आएगा। तो बेसिकली कई सारे आइलैंड को लेके जापान और चाइना के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा। तो इन सब को देखते हुए कई बार यहाँ पे ये कहा गया कि आर्टिकल 9 को जो है पूरे तरीके से यहाँ पे डिलीट कर देना चाहिए और जापान को अपनी नेवी, अपनी आर्मी को जो है डेवलप करना चाहिए। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जापान अच्छा है कि अपनी आर्मी और अपनी नेवी को डेवलप नहीं करता। उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि उनको ये चीज़ पता है कि हमारे लोग इतने खतरनाक हैं, वो कुछ भी चीज़ यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। आप देखो जापान की टेक्नोलॉजी, आप जापान को देखो, कितने बार वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन जापान अपने आप को रीडेवलप कर लेता है। तो जापान की जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही अलग देखने को मिलेंगी। आपने बहुत सारी जापानीज मेड जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे यूज़ भी किया होगा, उनकी परफॉर्मेंस भी आप जो है बहुत अच्छे से देख ले रहा, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जापान के जो लोग हैं उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा चलता है। और देखो, अब इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके का चाइना के साथ इनका जो है कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है, तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया हम जो है अपने वॉरशिप को जो है मिसाइल डिफेंस शिप को बिल्कुल यहाँ पे डेवलप करेंगे। और ऐसा बताया जाता है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो करीब 20,000 टन के लगभग यहाँ पे हो सकता है। अभी ये एजेस इक्विप जो माया क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं उनको सब यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन अब ये अपने डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्रूव करने वाले हैं। और देखो, वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये जापान का सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो जापान का जो सर्विस कॉम्पिटेंट है वो अब जो है सबसे बड़ा आपको देखने को मिलने वाला है। और देखो, 2023 का जो फिजिकल ईयर है ना, उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भी करी है पार्लियामेंट में, जो जापान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने यहाँ पे आउटलाइन भी किया है कि भैया हम जो नए वॉरशिप्स हैं उनको यहाँ पे डेवलप करेंगे, और ओवरऑल रिक्वायरमेंट होगी $39.7 बिलियन की, जिससे हम जो है अपनी नेवी को जो है और मजबूत यहाँ पे कर पाएंगे। और देखो, जापान का बिल्कुल यहाँ पे भरोसा है नहीं, जापान जो है जो भी चीज़ डेवलप करेगा वो बहुत ही क्लासिक जो है डेवलप कर सकता है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।